हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने लेकर आए जो एग्जाम हुआ था पहले का 2023 में, उसका ये सैंपल है। आप इसको देख लीजिएगा। इसकी मार्किंग स्किल भी है और इसके प्रश्न भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को है, देख लीजिएगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इसके आंसर की भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, सीधा हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो आप लोग जैसे कि पता है कि 1 से लेकर 12 तक प्रश्न 1 मार्क्स के आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो विधानसभा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, संसद गलत, नगर निगम गलत। सी राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ग्राम सभा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसमें जो 6 वर्ष का जो आंसर होगा उससे आप राइट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको आंसर की भी दिखाऊंगा इसकी, जो कि हमारे पास ऑप्शनल आंसर की है, वो भी आप देख लेना। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आप ये मार्किंग स्किल देख सकते हो, देख लो। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकार का दौर कब शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा 1989 में। ठीक है, आप मार्क स्किल देख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो इसमें का जो राइट आंसर है वो है बी, नीति निर्माण कार्य करना। न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर की चेक कर सकते हो, ये देखो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अभिकथन और कारक हैं। अभिकथन ए है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच विच्छेद पर बल नहीं देता है। ठीक है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो केवल धर्म और राज्यों के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता है। तो कारण आर देखिए, कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, उत्तर नंबर 5 का ए। अभिकथन ए और कारक दोनों सत्य हैं और आगे इसकी सही व्याख्या है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। अभिकथन ए, पिछले 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे समूहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब कारण आर, मौजूद राष्ट्रों के अंदर अलगाववाद संघर्ष आम बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे का मेल नहीं खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक तो है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हानि के सिद्धांत का संबंध। जो हानि का सिद्धांत है इसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जे एस मिल। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए अवधारणा और उसके उचित धारणा में मेल कीजिए। तो जो समानता की अवसर की समानता है वो क्या है, उसका सी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अवसर की समानता है। ठीक है, जो बी है वो तीसरे से मेल खा जाएगा। तो आप ये जो नीचे एमसीक्यू दिए गए हैं आप वहां से देख सकते हो। इन तरीके से आप इनका आंसर बिल्कुल ठीक ढूंढ सकते हो। जैसा कि अब आप जान रहे हो कि समान अधिकार क्या है, उसका मेल ए से खा रहा है। प्रत्येक बेसिक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। ठीक है, सकारात्मक कार्यपालिका का दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बैंक वरिष्ठ नागरिक को ब्याज उचित दर देती है। तो आप ये आंसर की चेक कर सकते हो। ये देखो आंसर की दी हुई है, सारी आंसर की इसकी दी हुई है।
ये ऑप्शनल आंसर की है, तो जो उसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डी। ठीक है, मार्किंग स्किल भी इसके साथ साथ दी हुई है हमने। इसमें आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो अगर कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, वही उसमें है वो इसमें मैच खाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको मार्किंग स्किल दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। सही कथन का चयन करना है आपको। तो जो ए है वो है, कई राष्ट्रों की अपनी कोई सामान्य भाषा नहीं है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय है। और प्रश्न जो 4 दिया हुआ है ऑप्शन में वो है, भू क्षेत्रों में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। अब आप देख सकते हो जो तीसरा है वो क्या दिया हुआ है, राष्ट्र के साझे विश्वास और समान अधिकार, इतिहास भू क्षेत्र साझी इतिहास के जैसे तत्वों से मेल मिलित नहीं है। तो आपने जो आंसर किया है वो आप यहां से देख सकते हो, तो उसका बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अब हम सुनते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता खोने का साधन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह आप आंसर की चेक कर सकते हो। लंबी अनुपस्थिति, इंग्लिश में भी इसका होगा लॉन्ग एब्सेंट। अब हम प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। वर्ष 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, जैसा कि आपने मार्क स्किल अभी देखी थी। अब हम प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, ये कथन किसका है? तो ये आपको बताना है किसका है। तो पहला ए ऑप्शन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये 1 मार्क्स के थे आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम उससे पहले उसके बाद अब 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। राष्ट्रवाद के आयाम लिखिए। देखिए राष्ट्रवाद के आयाम क्या है? साझे विकास, मतलब सभी को एक साथ विकास करना चाहिए। भू क्षेत्र मतलब भूमि का क्षेत्र को विस्तार करना चाहिए क्योंकि जनसंख्या अधिक है। इंग्लिश में आप देख सकते हो इसका आंसर प्रश्न नंबर 13 का। अब हम प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो संविधान है उसमें संशोधन की आवश्यकता में क्यों पड़ती है? ये 2 मार्क्स का आपसे प्रश्न पूछा गया है। हमें संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? इसका अब आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है ये। तो देखिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है क्यों? हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध में बाद बना, उस समय स्थिति में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था। जब स्थिति में बदलाव आया तो संविधान को सजीव यंत्र के रूप में माना जाने लगा, संशोधन किए जाने लगे। इतने लगभग 105 से अधिक संशोधन हमारे संविधान के समय की आवश्यकता अनुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो संशोधन है वो है संविधान को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए किया गया था, लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया का क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हो कि वो 25 वर्ष का होना चाहिए और वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो और संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो प्रक्रिया जानते हैं, पहले नामांकन भरा जाता है, फिर उसका विश्लेषण होता है, फिर पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलता है, चुनाव प्रचार होता है, फिर मतदान प्रक्रिया संपन्न होती है और परिणाम आने पर जिस पार्टी के प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। शपथ खाने के बाद एक विक्र प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये है इसकी प्रक्रिया, प्रधानमंत्री की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है, पहले उनका नामांकन होता है, फिर उनका विश्लेषण होता है, फिर पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलता है, फिर प्रचार होता है और फिर उन्हें वोट मिलते हैं, फिर वो जीत जाते हैं। इंग्लिश में इसका प्रोसेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता के 2
विशेषताएं बताइए, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समानता है उसकी क्या 2 विशेषताएं हैं। तो देखिए समानता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, अर्थात समाज में व्याप्त सभी अधिकारों को समाप्त करना होगा जिससे अन्य लोगों को अधिकार मिल सके। मतलब विशेषाधिकार को हमें समाप्त करना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिल सके। दूसरा है समाज में सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, मतलब सभी को समान अवसर मिले, किसी को छोटा बड़ा अवसर नहीं मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हो सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के लिए अवसर मिलने चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी अवसर तो से मिलनी चाहिए। और ये इंग्लिश में भी दिया गया है, आप यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। तो आप जानते हो कि भारत चुनाव प्रणाली में कई सारी कमियां हैं, उसके 2 दोष आपको लिख देने हैं। कौन कौन से 2 दोष है देखिए। संसदीय एवं विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव नहीं होता। ये इनकी चुनाव प्रणाली की दोष है या कमियां हैं। चुनाव में धन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए अधिक कठोर कानून नहीं। आप जानते हो कि धन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, वोटों को खरीद लिया जाता है। चुनाव प्रचार में जातीय धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित नहीं है, कई सारे लोग जातीय धर्म का भी प्रयोग करते हैं चुनाव प्रचार के लिए। ठीक है, वोटों की खरीद फरोख्त पर रोक नहीं लगाई या सक्रिय नहीं है। आप जानते हो कि लोग पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं तो वो जीत जाते हैं, ये गुंडागर्दी होती है। तो ये चुनाव प्रणाली की कमियां हैं, ये उनको ठीक करनी चाहिए। आप कोई भी 2 लिख सकते हो क्योंकि 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो आपको 2 पॉइंट आपको लिखने पे हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं ऐसी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, उससे पहले हम बता दें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो ये पॉइंट्स। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता में कोई 2 अंतर क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपना कोई धर्म मानने उसका प्रचार करने का अधिकार है, ये धर्मनिरपेक्षता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अपना प्रचार कर सकता है अपने धर्म का और अपने धर्म को मान सकता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाता है जिसमें देश को धर्म में तथा धर्म को राष्ट्र में हस्तक्षेप न करने की बात कही है, ये धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, राज्य धर्म नहीं मान सकते इसे, ये इंग्लिश में भी इसके आंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के, मतलब 4 अंक के 4 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं उनकी बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको 4 अधिकार का वर्णन करना है। तो देखिए कौन कौन से अधिकार है। ये नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देता है, मतलब राजनीतिक अधिकार देता है कि भाई सभी को कानून के समक्ष क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा देखिए, मतदान के अधिकार द्वारा वह अपनी मनपसंद के प्रतिनिधित्व को चुन सकता है, जिसे इच्छा हो वो वोट देकर उसे जिता सकता है। निर्वाचित होने तथा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार शामिल है, अपना एक राजनीतिक दल बनाने आदि अधिकार शामिल है। कोई व्यक्ति अपना अधिकार भी, अपना राजनीतिक दल भी बना सकता है यदि उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो आपको कोई 4 इसमें से लिख देने हैं राजनीतिक अधिकार, इसलिए आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चार मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लें आप, ये देख लीजिए प्रश्न नंबर जो 19 है, इसके जो आंसर है वो आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है। मुक्त बाजार के पक्ष में पहले हमें 2 तर्क देने हैं। तो बाजार किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता है, फिर चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। तो मुक्त बाजार है वो किसी धर्म या लिंग या की परवाह नहीं करता, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। यह तो है इसके पक्ष में। ठीक है, दूसरा देखिए, बाजार केवल
व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है। जो मुक्त बाजार है वो केवल व्यक्ति की योग्यता, मतलब आप कहां तक पहुंचे हो, आपकी योग्यता क्या है, आपके अंदर कौशल क्या है, आपके अंदर जो हुनर है तो क्या है, उसकी परवाह मुक्त बाजार करता है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, इसके में नागरिक को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिल जाता है। मुक्त बाजार के तहत लोग नागरिकों को क्या मिल जाते हैं, विकल्प मिल जाते हैं। ये तीन दिए मैंने आपको, कोई आप दो लिखकर इनके आंसर निपटा सकते हो। ठीक है। चौथा देख लीजिए, इसकी वजह से वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। जो मुक्त बाजार है इसकी वजह से जो वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। तो ये कोई आपको दो लिख देने हैं मुक्त बाजार के पक्ष में, दो आप ले देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब आपको लिखना है मुक्त बाजार के विपक्ष में, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कोई 4 संज्ञानात्मक विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है आपके क्वेश्चन। संज्ञानात्मक लक्षण की 4 विशेषताएं। तो संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करती हैं। शक्ति का विभाजन, शक्ति के विभाजन 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। जो शक्तियां हैं वो सरकार ने बांट रखी है, जिन्हें 3 भागों में बांट रखा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया है। संशोधन प्रणाली, संविधान को संशोधन करती है उसकी प्रक्रिया की बात की गई है। यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है, जिसमें संसद अहम भूमिका निभाती है। मान लो जो संशोधन होता है वो संसद में ही होता है, तो यह अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स उससे पहले देख लें, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप इनके आंसर मिला सकते हो और इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सहायता से समझ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, विस्तार से लिखिए। केवल राजनीतिक सिद्धांत है, उसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इसका आंसर देखते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। भाई जो भविष्य में समस्याएं आएंगी उनके समय से निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए, जो व्यक्ति के अधिकार है कर्तव्य हमको समझने के लिए। एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए। ठीक है। वाद विवाद, तर्क वितर्क, हानि लाभ का आंदोलन करने के लिए, सही निर्णयों की कला सीखने के लिए। शासन व्यवस्था, स्वतंत्र लोकतंत्र की उपयोगिता का मान ज्ञान, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें क्या मिले, उपयोगिता का ज्ञान मिले और लोकतंत्र, शासन व्यवस्था का लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान मिले। समझ आ जाएगा आपको कि हमें एक क्यों महत्वपूर्ण है। उससे पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले ये प्रश्न के आंसर, ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। पंचायती राज संस्था के समक्ष कौन सी 2 समस्याएं हैं, इन 4 का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पंचायती राज को स्थानीय शासन भी कहते हैं, तो उनके पास समस्या है। क्या समस्याएं हैं? धन का अभाव होना, धन की कमी है क्योंकि उनके पास धन ऊपर से बहुत कम आता है। जनता का जागरूक ना होना, स्थानीय स्तर पर जनता कम पढ़ी लिखी होती है, इसलिए उन्हें काफी जानकारी नहीं होती। मतलब जनता जागरूक नहीं होती क्योंकि जनता बहुत कम पढ़ी लिखी होती है। आय से अधिक खर्च करना, जितनी आय आती है उससे ज्यादा ये क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। स्थानीय स्तर पर जितनी आय होती है उससे कहीं अधिक खर्चा हो जाता है। ठीक है। वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर, जो धन रहती है उसके लिए मदद के लिए सरकारों